नमस्कार ऑल ऑफ यू। केडीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है इसका पर्पज़ क्या है और क्या आपको इस कोर्स में फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहले जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, चाहे वो पंजाब बिजली बोर्ड का उन्होंने पेपर दिया हो, हरियाणा एएलएम का पेपर दिया हो, राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी का पेपर दिया हो, तो नंबर ऑफ़ जो पीपल है वो मेरे कोर्स पढ़ के अच्छे से उन लोगों ने सिलेक्शन पाया और उन लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ के बारे में। तो उन बच्चों के नाम भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पर पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कहाँ कहाँ पे आपको काम आएगी। अगर आप किसी भी टाइप की तैयारी करते हैं लाइक टेक्निकल से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी काम आएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से पेपर हैं जो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दे सकते हैं और वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपके सामने सबसे बड़ा पॉइंट तो एक यही आता है कि आप HSSC की प्रिपरेशन करते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ALM की तैयारी करते हो, असिस्टेंट लाइनमैन की। तो ALM के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल आएगा। दूसरा अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आती है तो उसके अंदर हमारा टेक्निकल आएगा। तीसरा अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के अलावा PSPCL और PSTCL पंजाब के अंदर जो पेपर होते हैं उनमें काम आता है। नेक्स्ट आता है UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें भी आता है। अगर आप DMRC की तैयारी करते हो दिल्ली मेट्रो की, या LMRC लखनऊ मेट्रो की, या JMRC जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, ये जितनी भी तैयारियां आप लोग करते हो उसमें आपसे ये पूछा जाता है। इसके अलावा और बहुत ऐसी वैकेंसी है, जैसे सेल की बात करता हूँ मैं, भेल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें टेक्निकल आता ही आता है। इसके अलावा डिफेंस की मैं बात करता हूँ तो डिफेंस के अंदर भी कई ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड्समैन वगैरह की वैकेंसी आती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप लोग साइंस भी पढ़ते हो तो साइंस में भी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये सारा कुछ साइंस में भी आता है। तो कई चीज़ों में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको करवाऊंगा, पूरा डीपली करवाऊंगा। और कोशिश यही रहेगी कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ें, हमारी एप्लीकेशन पे पढ़ें, हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें, उन सब को लगभग 80% क्वेश्चन पेपर में पक्का मिले। यही मेरी आप सभी के साथ ये मान लो कि प्रॉमिस कर सकता हूँ मैं कि लगभग मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे 80 से ऊपर नंबर टेक्निकल में लेके आए। 80% की बात कर रहा हूँ मैं, 80% से ऊपर नंबर बच्चे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में लेके आए। सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हरियाणा जीके या जो भी बचता है उसमें आपके एक्स्ट्रा नंबर आने ही आने हैं। पर जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से मेरी कोशिश यही रहेगा कि 80% आपके क्वेश्चन पक्का वो मिलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आपको मिले, यही मेरी कोशिश रहेगी। और इसी उद्देश्य के साथ हम अपना टेक्निकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज फर्स्ट डे है हमारा। अब आपको मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन वगैरह कि कैसे हम टेक्निकल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विजय शर्मा है और IT इंस्ट्रक्टर वगैरह की तैयारी करवाता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल टेक्निकल पढ़ाता हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन में निकाले हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है KDDT के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा KDDT को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनका यूट्यूब चैनल। और आज स्टार्ट करते हैं आगे अपने नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताना है। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको उस जगह पे ले चलूं जहां से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। सुरक्षा सावधानियां बता देता हूं कि सुरक्षा सावधानियां में क्या चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सबसे पहले सुरक्षा सावधानियां जो होती है उनमें यही चीज़ पूछा जाता है कि आपको जब बिजली के खंभे वगैरह पे आप काम कर रहे हो या लाइन पे आप काम कर रहे हो तो क्या आपको सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, किस टाइप के जूते वगैरह पहनने चाहिए। ये मैं आपको एक अलग से सेशन करवा दूंगा जिसमें एक दिन में ये सारा कुछ हो जाएगा। दूसरा अपना टॉपिक आता है औजार के बारे में। इलेक्ट्रिकल औजार के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जैसे प्लायर की बात करते हैं, पेचकस की बात करते हैं, हैमर की बात करते हैं, जिसको हथौड़ा वगैरह हम बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं
ये मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं वो सभी मैं आप लोगों को करवाऊं, प्लस उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आप लोगों को ऐसा करूं कि जो जो चीज़ें पेपर में पुराने में पूछी गई है और जो जो आगे पूछने की संभावना है, एग्जामिनर कहाँ से क्या कुछ पूछ सकता है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, चाहे वो मैं आपको वर्बली पढ़ाऊँ या इसके अलावा मैं आपको इसकी पीडीएफ दूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से अपना टॉपिक जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलती है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये बला क्या है प्रोटॉन, क्या है न्यूट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है परमाणु, क्या है अणु, क्या है पदार्थ, कितने टाइप के पदार्थ होते हैं, किससे मिलके क्या बना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ तो आप सभी को पता होगा, मैटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैटर या इसको बोलते हैं आप पदार्थ। अब पदार्थ भैया मेरे कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज़ मेरी पदार्थ होती है। अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ है मार्कर, बिल्कुल ये पदार्थ है। इसकी बात करूँगा मैं व्हाइट बोर्ड की, ये पदार्थ है एक। अगर कपड़े की बात करूँगा तो ये भी पदार्थ है। हर एक चीज़ जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है सारी की सारी पदार्थ है। अब इसके कई फॉर्म हो सकते हैं। अगर मैं पदार्थ के फॉर्म की बात करूँ तो मेरे पदार्थ जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, जैसे बात करता हूँ, एक तो ठोस। ठोस आप लोगों को पता है जिसको बोलते हैं अपन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या चीज़ होती है, जिसका आकार हमने एक बार फिक्स कर दिया तो जब तक उसके आकार को हम नहीं बदलेंगे वो अपने आप कभी नहीं बदला जाएगा। ठीक है, उसको कूट पीट के, ठोक पीट के हमें उसको आकार को चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ आती है, सॉलिड। सॉलिड के अंदर अगर मैं एज एग्जाम्पल बात करूँ तो सॉलिड में सबसे पहले कुछ चीज़ें लिख लेंगे। दूसरा पदार्थ अपना आता है, ठोस के बाद आता है द्रव, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। अब लिक्विड क्या चीज़ होती है, तरल पदार्थ। तरल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, मेरा पानी आ सकता है, तेल आ सकता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या है, जेल फॉर्म आ गई कोई, तो ये सारे के सारे मेरे क्या आ गए, लिक्विड में आ गए। तीसरी बात करते हैं गैस। गैस तो आप सभी को पता होगी, ठीक है, जो हमारे सिलेंडर वगैरह में भरी होती है, या हमारे वातावरण में जो है सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा किसकी है, जैसे मान लो नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो ये सारी की सारी क्या आती है, गैस में आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो सॉलिड की एक छोटी सी परिभाषा आप बना लेते हैं। सॉलिड की भी, द्रव की भी और गैस की भी, तीनों चीज़ों की हम एक परिभाषा बना देते हैं जो आपको याद रहने में बड़ा आसानी से याद रह जाएगी ये चीज़ें आपको। तो ठोस के बारे में बात करते हैं। तो इसका आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है, सभी को पता है कि भैया इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि अगर एक फॉर्म में इस चीज़ को बना दी, अब ये मार्कर है, इसको मैंने बना के रख दिया, तो इस मार्कर का आकार क्या है, मेरा फिक्स है। अब दूसरा बात करता हूँ मैं द्रव। द्रव क्या होता है, पानी या कुछ और। इसका आकार फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जिस पात्र में इसको रखा जाता है, जिस बर्तन या जिस पात्र में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। ठीक है, आकार ले लेगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताते हैं कि इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। और गैस का तो ये है कि अगर आप उसको खुले वातावरण में छोड़ दोगे तो वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। ठीक है, निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित भार होता है, निश्चित भार, और इसका क्या होता है, एक निश्चित आयतन। जिसका निश्चित आकार होता है, निश्चित भार होता है और निश्चित आयतन होता है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा ठोस कहलाता है। दूसरा बात करते हैं द्रव के बारे में। इसका आकार तो निश्चित होता है, प्लस भार भी निश्चित होता है, भार भी निश्चित होता है, भार निश्चित होता है, यानी कि इसका वेट भी फिक्स होता है। 2 नंबर पे बात करता हूँ मैं। प्लस तीसरी बात हम क्या करते हैं, इसका आयतन जो होता है, आयतन भी क्या होता है, आयतन भी फिक्स होता है। ठीक है, इसका सिर्फ आकार फिक्स नहीं होता, बाकी भार और आयतन दोनों चीज़ क्या होती है, इसकी फिक्स होती है द्रव की। अब बात करते हैं तीसरा अपने गैस के ऊपर। तो गैस का क्या होता है, आकार इसका फिक्स नहीं होता, आकार फिक्स नहीं होता। ठीक है, फिक्स नहीं होता।
अगर छोटे सिलेंडर में डाल दी गैस तो छोटे सिलेंडर का आकार ले लेगी, अगर बड़े में डाल दी तो उसके हिसाब से चली जाएगी। दूसरी अब बात करते हैं ठोस के बाद द्रव की, गैस की। तो दूसरा क्या होता है, इसका भार क्या होता है भैया, भार निश्चित होता है। इसको बोल सकते हैं 5 किलो गैस है, 5 लीटर में है अपनी गैस, भार निश्चित होता है या फिक्स होता है, तो वो 5 लीटर की रहेगी। तीसरी अब बात करते हैं आयतन की। तो भैया इसका आयतन भी क्या होता है मेरा, फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब इसका आयतन भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ठोस, द्रव और गैस के बारे में एक अच्छे से चीज़ याद रखना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, लकड़ी। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, लोहा। ठीक है, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, द्रव की बात करें तो द्रव में क्या आता है मेरा, पानी। एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, पानी, तेल। ठीक है, जो भी तेल या द्रव हो गए सारे के सारे वो किस में आएंगे, द्रव में आएंगे। प्लस गैस में क्या आ गया, हमारी O2 आ गई, CO2 आ गई, नाइट्रोजन गैस आ गई। जो भी गैसें आती है वो हम क्या करते हैं, गैस में ले लेंगे। आप सभी को पता होगी गैस के बारे में, तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि गैस कौन कौन सी होती है। तो आगे स्टार्ट करें। अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित भार नहीं होता, सिर्फ निश्चित क्या होता है, उसका आयतन होता है। तो आपको बिना सोचे समझे टिक लगाना है कि भैया वो मेरी क्या होती है, गैस होती है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका निश्चित आकार तो होता है लेकिन निश्चित भार नहीं होता, जिसका निश्चित क्या बोल सकते हैं, जिसका आकार फिक्स नहीं होता, जिसका निश्चित भार हो सकता है और आयतन हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, द्रव के ऊपर लगाएंगे। तीसरी चीज़ आती है कि जिसका निश्चित आकार भी होता है, निश्चित भार भी होता है और निश्चित आयतन भी होता है, तो वो मेरी क्या चीज़ कहलाती है, तो वो चीज़ कहलाती है मेरी ठोस। और ठोस का एग्जाम्पल, द्रव का एग्जाम्पल और गैस का एग्जाम्पल आप सभी को पता ही है। चलिए अभी बात करते हैं कि ये चीज़ें बनी किस चीज़ से। सिंपल सी बात है कि पदार्थ तो एक बहुत मोटी चीज़ आ गई, अब इसको बनाने में कई चीज़ें लगी होंगी, इसको बनाने में भी कई चीज़ें लगी होंगी। अब क्या क्या वो चीज़ें लगी है उसके बारे में बात करते हैं, वहीं से अपना मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। तो भैया जो ये मेरा पदार्थ बना होता है, ये बना होता है अणुओं से मिलके। अब पदार्थ किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो पदार्थ मेरा बना होता है अणुओं से मिलके। और अणु किससे मिलके बने होते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, पदार्थ बनाना है, मैटर बनाना है। अब पदार्थ मेरा किस चीज़ से मिलके बना होता है, अणुओं से। ठीक है, अणुओं से मिलके क्या बना होता है, अणुओं से मिलके बना होता है मेरा पदार्थ। और अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से। अणु मिलके बने होते हैं मेरे परमाणुओं से। पदार्थ अणुओं से मिलके बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलके बना होता है। और परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती है। अब ये 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम आप लोगों ने आसानी से सुना होगा, सभी जगह सुनते हैं हम इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है हमारा प्रोटॉन और तीसरा आता है मेरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सिंपल सी चीज़ समझना आप लोग कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे मिलके बने होते हैं मेरे परमाणु। परमाणुओं से मिलके बना होता है मेरा अणु और अणुओं से मिलके बना होता है मेरा पदार्थ। मतलब ये वो छोटी से छोटी चीज़ें हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि परमाणु सबसे छोटा कण है किसी चीज़ का, लेकिन परमाणु किसी चीज़ का सबसे छोटा कण नहीं है। सबसे छोटे कण की बात करते हैं तो भैया ये 3 आते हैं, क्योंकि ये एक मेरा परमाणु है। ठीक है, जिसके अंदर ये मेरी कक्षाएँ बनी हुई है। ठीक है, ये पहली कक्षा आ गई, ये दूसरी कक्षा आ गई, ये तीसरी कक्षा आ गई। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, जिसको कक्षक बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। तो परमाणु ये चीज़ है मेरी एक परमाणु। ठीक है, अगर ये परमाणु प्लस ये परमाणु, अगर मैंने एक ही जगह पे 2 परमाणु बना दिए और इनका एक मिक्स बना दिया मैंने, तो वो चीज़ मेरी क्या बन गई, अणु बन गई। तो अभी अपन सिर्फ परमाणु पे बात कर रहे हैं, अणु पे थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे। तो अब परमाणु आ गया मेरा। अब परमाणु बना है 3 चीज़ों से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं, हर पेपर में आया है क्वेश्चन। और आप अगर ALM का दोगे या किसी भी फील्ड में आप पेपर दोगे टेक्निकल से, चाहे आप टेक्निकल हेल्पर का दे लो, असिस्टेंट लाइनमैन का दे लो, या SA वगैरह का दे लो, या IT इंस्ट्रक्टर का दे लेना, चाहे BTech लेवल तक का आप कोई भी पेपर देना,
यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। और आपने देखा ही होगा कि HSSC ने जो जेई वगैरह के पेपर लिए हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए। अगर आप चाहो तो पुराने पेपर्स देख सकते हो, या मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा जो पुराने पेपर में बीटेक लेवल तक पूछे हैं और लेवल उनका सिर्फ ITE था। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं नाभिक। यहाँ लिख देता हूँ मैं नाभिक। ठीक है, जैसे हमारे नाभि होती है ना, वैसे ये नाभि है। ठीक है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें होती है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन इन पे इनका चार्ज का भी आता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर इनके चार्ज का भी एक क्वेश्चन आता है कि किस पे कौन सा चार्ज है, कौन उदासीन है, किसका वेट क्या है और किसकी खोज किसने करी। ये सारी की सारी चीज़ें भी पेपर में पूछी जाती है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग में, पहला जो अपना टॉप चैप्टर आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ग्राउंड लेवल से कोई चीज़ पता लगे। अगर ग्राउंड लेवल से आपको कोई चीज़ पता लगेगी तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप जितने भी चैप्टर करोगे सारे में चलना है। ये चीज़ सारों में चलना है, पदार्थ सारों में चलना है, अणु सारों में चलना है, सारी चीज़ों में चलेगी। जैसे कई चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पूरे एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। जब तक आप 24 या 25 आपके जितने भी चैप्टर होते हैं तो उन सब में वो चीज़ें आएंगी। जैसे चुंबक के बारे में बात करते हैं तो चुंबक का चैप्टर आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि चुंबक का चैप्टर हर जगह आएगा। अगर मैं बात करता हूँ मोटर जनरेटर में चुंबक का चैप्टर आएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर वगैरह की बात करेंगे तो उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। AC मोटर कर लो, DC मोटर कर लो, सिंक्रोनस मोटर कर लो, अल्टरनेटर कर लो, जो मर्जी कर लो, हर चीज़ में चुंबक आएगी। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वैसे ही इस चीज़ को आपको पढ़ना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ना। अगर आज आपने अच्छे से चीज़ समझ ली देन उसके बाद आपको कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेसिक लेवल से आपको करवाऊंगा और इतना एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा कि आप KDDT एप्लीकेशन का धन्यवाद करोगे कि सर वहाँ से जो हमें पढ़ाया गया वो हमें एज इट इज पेपर में मिल गया, और वही चीज़ आपको पेपर में मिलेगी जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगी। और ये मेरी आज फर्स्ट क्लास है जो KDDT ऐप में मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दें KDDT ऐप को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि ALM के लिए वहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्स से जुड़ें। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और ऐसा ही मेरा सिस्टम रहेगा कि पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो LMRC का हुआ हो, UPPCL का हुआ हो, या ALM के जो 140 कुछ पोस्टें थी उनका पेपर हुआ हो, मैं वो सारी चीज़ आपको करवाऊँ, वहीं से चीज़ें निकलवा के आप लोगों को बताऊँ कि कहाँ से क्या कुछ बनेगा। पहले पेपर था ऐसा कुछ सिस्टम ज़्यादा पता नहीं होता था कि किस हिसाब से HSSC पेपर पूछ सकती है, क्योंकि HSSC का कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। और अभी भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन हम अब वो चीज़ पढ़ेंगे जो HSSC सोच भी नहीं सकते। उतना एडवांस लेवल से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके ALM के पेपर में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कम से कम 10 में से 8 नंबर आए, एक नंबर भी आपका ना कटे। आशा तो यही रहती है, लेकिन सारे बच्चे इतने नहीं होते कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वही सारी चीज़ आप पढ़ पाएँ। तो प्लीज़ आप जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप ध्यान से पढ़ना। और अभी हम इसी चीज़ पे बात करते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज किस चीज़ पे होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पे। तो इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा ही क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन हमारा क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, या ये क्या होता है? आवेश रहित होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना हल्का या भारी है? इन दोनों का जो वेट होता है लगभग सेम होता है। सबसे ज़्यादा वेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो भार होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन का होता है और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1840 गुना, या कई जगह पर ये चीज़ में लिखी होती है कि 1845 गुना हल्का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का कण है।
1840 या 1845 गुना। कई किताबों में 1840 गुना दिया है, कई में 1845 दिया है। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आते। तो पेपर में जब भी ऑप्शन आएगा या तो 1840 गुना आएगा या 1845 गुना आएगा, और उसी हिसाब से आपको करके आना है। याद रखना 1840 और 45 के अलावा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं पेपर में। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप आराम से कर पाओगे। अब एक चीज़ और पूछते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो क्या आप में से ऐसे बच्चे हैं जो हमें ये चीज़ बता पाएंगे? कोई भी बच्चा जो मुझे इस चीज़ के बारे में बता सके कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? कोई भी कैंडिडेट। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है अपनी? जैसे एक ट्रिक आती है ईंट पर नाच। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। ईंट पर नाच, इसका मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको आराम से याद रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ई से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ईंट, ठीक है। पर मतलब क्या आता है? अब इसकी बात करते हैं आप प्रोटॉन की, ठीक है। पर का मतलब क्या आता है? प्रोटॉन। नाच का मतलब क्या आ गया? न्यूट्रॉन। नाच का मतलब आ गया न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं ईंट पर नाच, यानी कि ई मतलब टी आ रहा है ना इसमें। तो इसकी खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है। इसकी खोज करी थी थॉमसन ने। दूसरा आता है पर मतलब प्रोटॉन, पर रैफोर मतलब रदरफोर्ड। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। परमाणु की खोज प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज। अब प्रोटॉन की खोज करी अपने रैफोर रदरफोर्ड, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो हम सिर्फ ट्रिक से ही याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का मतलब क्या आता है? नाच। नाच मतलब चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। समझ आ गया आपको कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ये चीज़ें कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ईंट पर नाच। नाम कैसे याद रखोगे? ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। पै मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। नए मतलब क्या आ गया? नैफोर आ गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की किसने करी थी? चैडविक ने। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, और ट्रिक ही जो है हमें याद रखने में हेल्प करेगी। तो समझ आ गया आपको कि थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की। और चैडविक ने किसकी करी थी? न्यूट्रॉन की। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आशा करता हूँ कि यही चीज़ आप लोगों को पेपर में अगर मिल जाती है तो आप आराम से इसको कर पाओगे। चलिए अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, और मेरा प्रतिरोध क्या होता है। करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध पूरे पेपर में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये पूरे पेपर में आप लोगों के साथ रहेंगे। जैसे मैं आप लोगों के साथ पूरे पेपर तक रहूँगा, वैसे ये आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है। क्लासें कभी भी स्किप मत करना। एक क्लास भी अगर आप लोग मिस करते हो तो उसमें आपका कुछ ना कुछ पक्का छूट जाएगा। और अगर मान लो कि जैसे 50 नंबर की टेक्निकल आती है, 40 नंबर की टेक्निकल आती है इसके अंदर, HSSC के अंदर, तो वहीं पे राजस्थान बिजली बोर्ड में 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के। अगर 100 में से आप 80 ले लेते हो, 80 का मतलब क्या हो गया? 160, 160 नंबर बनते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर भी 40 नंबर आपको टेक्निकल दिलवा रहा है। तो एक ये मानो कि कम से कम अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो एक चैप्टर में कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे आराम से। 10 मानो, या 8-7 आराम से मानो। राजस्थान बिजली बोर्ड की मैं बात करूँ तो आप कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अगर सिर्फ आपने एक टॉपिक छोड़ दिया तो कभी भी आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब बात करते हैं क्या करंट होता है, क्या वोल्टेज होती है, किस वोल्टेज के बाद हमें झटका फील होता है। ये सारी की सारी चीज़ें अब हम देखते हैं।